सारा प्रणाम। मैं हूं भूपेश कोहली। बड़ी बहस में आप सभी का स्वागत है। भारत का G20 इंडोनेशिया के बाली में G20 शिखर सम्मेलन, दुनिया के 20 बड़े और आर्थिक रूप से संपन्न देशों की बैठक में भारत ने शांति और सहयोग की बात कर तमाम मुल्कों को अपना कायल बना लिया। इंडोनेशिया में अगले साल के लिए G20 की कमान मिलने के साथ ही भारत ने अपना एजेंडा साफ कर दिया कि दुनिया के सामने आर्थिक संकट बड़ा है और इसके लिए G20 के देशों को आगे आना होगा, सामूहिक सहयोग के लिए तैयार रहना होगा। रूस यूक्रेन संकट पर संघर्ष विराम का मंत्र देकर प्रधानमंत्री मोदी ने बड़े युद्ध की ओर बढ़ रहे खतरे को भी टालने की रूपरेखा पेश कर दी। भारत ने G20 देशों से अपील की कि उन्हें जलवायु परिवर्तन, खाद्यान्न संगठन संकट, ग्लोबल हेल्थ नेटवर्क और ऊर्जा कनेक्टिविटी की ओर सभी देशों की मदद करनी होगी। साथ ही ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा और वैश्विक विकास ऐसे मुद्दे हैं जिस पर भारत के तर्क से कोई देश खुद को जुदा नहीं कर रख सकता और अगले साल की अगुवाई में भारत G20 के देशों के साथ मिलकर इन मुद्दों पर उन देशों के लिए काम करने की प्रतिबद्धता पर जोर देगा जहां भोजन और विकास की सबसे ज्यादा जरूरत है। दरअसल G20 देशों के पास दुनिया का 75% व्यापार है और ग्लोबल GDP का 85% हिस्सा भी। भारत चाहता है कि G20 समूह दुनिया के बदलाव का जरिया बने। G20 देशों का नया अध्यक्ष भारत बन चुका है। भारत 1 दिसंबर से आधिकारिक तौर पर G20 का अध्यक्ष बनेगा। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो ने बाली शिखर सम्मेलन के समापन समारोह में भारत को G20 की अध्यक्षता सौंपी। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यह भारत के लिए गर्व का पल है, गर्व का क्षण है। दुनिया को आगे ले जाने के लिए G20 को सामूहिक सहयोग के लिए आगे आना होगा। इस पवित्र द्वीप बाली में ग्रहण कर रहे हैं। भारत और बाली का बहुत ही प्राचीन रिश्ता है। भारत G20 का जन्म ऐसे समय ले रहा है जब विश्व जियोपॉलिटिकल तनाव, आर्थिक मंदी, खाद्यान्न और ऊर्जा की बढ़ी हुई कीमतों और महामारी के दीर्घकालीन दुष्प्रभावों से एक साथ जूझ रहा है। इस समय विश्व G20 की तरफ आशा की नजर से देख रहा है। आज मैं आश्वासन देना चाहता हूं, भारत की G20 अध्यक्षता इंक्लूसिव, एम्बिशियस, डिसिसिव और एक्शन ओरिएंटेड होगी। अगले 1 साल में हमारा प्रयत्न रहेगा कि G20 नए विचारों की परिकल्पना के लिए और सामूहिक एक्शन को गति देने के लिए एक ग्लोबल प्राइम मूवर की तरह काम करें। 2 दिन तक चले G20 शिखर सम्मेलन में बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस समेत कई राष्ट्राध्यक्षों से बातचीत की और भारत के हितों की चर्चा के साथ साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की भी बातचीत की। भारत का G20 इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता, प्रवक्ता, बेबाक राय रखते हैं संजय सिंह, कांग्रेस के नेता डॉक्टर अनीत सिंह, वरिष्ठ पत्रकार शिव कुमार मिश्रा और विदेशी मामलों के जानकार रोविंद्र सचदेव। सबसे पहले रोविंद्र आपके पास आऊंगा। G20 में एक्सपर्ट भी मान रहे हैं कि भारतीय कूटनीति की धाक देखने को मिली है, आपकी राय? थैंक यू भूपेश जी। डेफिनेटली भारत की कूटनीति की अचीवमेंट या धाक देखने को मिली है, पर ये चैलेंजेस के साथ आई है। कोई बात नहीं, कोई भी लीडरशिप आती है चैलेंजेस के साथ आती है और इस समय दुनिया में बहुत चैलेंजेस हैं। मेरे विचार से तो दुनिया कोविड के बाद, ये हम कहते हैं कलयुग का समय चल रहा है, राइट, कितने हजारों साल का। ये कलयुग 2.0 शुरू हुआ है आफ्टर कोविड और उसके ऊपर से ये यूक्रेन वॉर, उसके ऊपर से चाइना और अमेरिका की नंबर 1 बनने की राइवलरी, ये बड़े पेचीदे मामले हैं। बट बॉटम लाइन ये है, बहुत प्रॉब्लम्स हैं। फूड सिक्योरिटी, एनर्जी सिक्योरिटी, हेल्थ, इनइक्वालिटी, डिवाइड्स और करीब 70 ऐसे देश हैं जो कि इतना कर्ज ले चुके हैं कि डावाडोल होकर वो उसमें डूबने जा रहे हैं, जैसे श्रीलंका हो गया आपका, इजिप्ट, लेबनान इत्यादि।
पाकिस्तान भी उस पर है, तो सेंट्रल बैंक्स का क्या रोल रहेगा? तो ये सारे बहुत बड़े चैलेंजेस हैं। इन एडिशन टू ये जो सारा माहौल हो गया है पोस्ट कोविड एंड रशिया यूक्रेन एंड चाइना को लेके, चाइना से डेमोक्रेसीज अलग हो रही है, चाइना को अलग अलग करने का प्रयास है। तो भारत के पास अगले साल में अपॉर्चुनिटी है डेफिनेटली, अपनी जैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी के क्रिएटिव लीडरशिप दिखाने की। उन्होंने एक बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड यूज करा। मैं एक इंजीनियर हूं, मैंने कहा कि एज अ प्राइम मूवर, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में प्राइम मूवर एक इंजन होता है, राइट? कि भाई भारत एक प्राइम मूवर की तरह एक्ट करेगा। भारत का सबसे बड़ा टैलेंट रहेगा देशों को साथ लेकर के चलना, इन सब की तालमेल मिला के। रशिया के मामले में बढ़ेंगे हैं, चाइना को लेके बढ़े हैं और ज्यादा बढ़ेंगे, क्योंकि टेक्नोलॉजी डिनायल एक अहम ऑब्जेक्टिव है अमेरिका का। चलिए, रविंद्र सचदेव साहब का कहना है कि कांटों भरा ताज है, लेकिन कहीं ना कहीं भारत की जय जयकार कराने के लिए एक अच्छा मौका भी मिला है। संजय सिंह, किस तरीके से सरकार देख रही है इसको, देश देख रहा है इसको, पड़ोसी मुल्क देख रहे हैं? G20 में पीएम की इससे पहले द्विपक्षीय बैठकों का दौर भी जारी रहा, जो कि काफी अहम माना जा रहा है। देखिए, एक बात निकली है, संघर्षों का शांतिपूर्ण समाधान, संकटों को दूर करने का प्रयास, ये एक लाइन निकल के आया। जैसा अभी एक्सपर्ट साहब ने कहा कि बहुत बड़ा चैलेंज है चैलेंज, और इसीलिए शायद मोदी जी ने ये बात कही है कि संघर्षों का शांतिपूर्ण समाधान, संकटों को दूर करने का प्रयास। ये भारतीय नेतृत्व जो G20 अब लेकर आया है, G20 जो भारत का नेतृत्व करेगा, ये उसका एक कर्म बिंदु होगा। इसी बिंदु के ऊपर वो अपना कर्म करेगी, कार्य करेगी। G20 की शुरुआत हुई, भारत एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य का अभिन्न हिस्सा है। ये G20 का एक यहां से अभियान चालू हुआ और वो निकल के आया। आज का युग युद्ध का युग नहीं होना चाहिए, और इस पंच लाइन के साथ G20 का ये पूरा सम्मेलन समाप्त किया गया। भारतीय नेतृत्व को एक बहुत बड़ी ताकत मिली, भारतीय नेतृत्व को एक बहुत बड़ी ऊर्जा मिली। इसके अंदर जो आने वाला, आप इसमें यही नहीं देखेंगे, आतंकवाद से लड़ने के लिए सबको प्रेरणा दी गई। विस्तारवाद जो चाइना की नीति है, किसी भी देश की जो आज युद्ध हो रहा है वर्तमान काल में, वो सिर्फ विस्तारवाद नीति के कारण हो रहा है। और विस्तारवाद के चुनौती से लड़ने को के लिए सबको आगाह किया गया कि ये एक प्रमुख कारण है जिसके कारण से विश्व की शक्तियां आज आपस में टकरा रही हैं, लड़ रही हैं, प्रभुत्व की लड़ाई है। इसमें कोई शक नहीं है कि आने वाले दिनों में डिजिटल इंडिया ने डिजिटल वर्ल्ड की ओर बढ़ा है, जहां पे डिजिटाइजेशन को एक जिम्मेदारी के रूप में देखने के लिए कहा गया है। नए प्रौद्योगिक क्रांति, नए मतलब आप ऊर्जा के क्षेत्र में जितना ज्यादा आविष्कार हो सके, ऊर्जा के ऊपर जितना कार्य हो सके, जलवायु परिवर्तन को जितना ज्यादा रोका जा सके, जिससे सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है। विपक्षी दल कैसे के देखते हैं? आता हूं संजय भाई, आता हूं आपके पास। G20 ने पीठ थपथपाया। चलिए, पूरी दुनिया ने अपनी पीठ थपथपाई है, पूरे G20 ने पीठ थपथपाई है। डॉक्टर अनीत सिंह, कांग्रेस के नेता, क्या कहते हैं? कांग्रेस आपकी कितनी पीठ थपथपाती है? कुशल कूटनीति कहा जा रहा है। प्रधानमंत्री ने इससे पहले ही माहौल बना दिया था, जर्मन चांसलर से द्विपक्षीय मुलाकात, सिंगापुर के प्रधानमंत्री से, फ्रेंच प्रेसिडेंट से, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री से। किस तरीके से जी समिट की मेज़बानी जो भारत को मिली है और जो वहाँ पर माहौल बना है दुनिया में, किस तरीके से कांग्रेस उसको देखती है? ऐसे समय में हमें ये जिम्मेदारी मिली है, हमें इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए कि पूरा विश्व जिस मुश्किल के दौर से गुजर रहा है, चाहे वो ऊर्जा का संकट हो, चाहे खाद्यान्न का संकट हो, ये पूरे विश्व के ऊपर आपने देखा होगा कि विश्वव्यापी प्रॉब्लम है। लेकिन भारत एक ऐसा देश है जिसके अंदर इतनी क्षमता है कि वो पूरे विश्व की खाद्यान्न संकट को एक मौके के तौर पर तराश सकता है। चाहे आपने देखा होगा कि औद्योगिक जो हमारी ग्रोथ थी, वो पिछले 2 सालों में, 3 सालों में, 4 सालों में क्रमशः कम होती जा रही है। हम विश्व के पटल पर उतने ही मजबूत हैं जितना हम देश के अंदर अपने आप को मजबूत करते हैं। हम यहाँ पे क्रिटिसिज्म का एक रोल प्ले कर सकते हैं, लेकिन हमें प्रधानमंत्री या देश के फ्रंट को हमेशा एक गौरवान्वित फ्रंट के तौर पे मजबूत के साथ दिखाना, ये हमारा भी कर्तव्य है। मैं आपके माध्यम से ये कहता हूं कि इस बड़े प्लेटफॉर्म पे को भारत को और प्रधानमंत्री को अपनी जितनी भी पिछली असफलताएं हैं, जिस तरीके से आर्थिक मोर्चे पर देश फेल होता जा रहा है पिछले 3, 4, 5 सालों में, हमारी जीडीपी गिर रही है,
हमारा रुपए का साफ गिरता जा रहा है। रुपया आपने देखा होगा कि 25% गिर चुका है पिछले 6-8 सालों में। बेरोजगारी एक मुंह बाए खड़ी है जो 45 साल के सबसे ऊंचाई वाले स्तर पे पहुंच चुकी है। ये बात और है कि हमारी क्षमता का पूरी तरीके से उपयोग नहीं किया जा रहा है और कुछ सरकारी नीतियों का जिसको सरकार फ्रंट फुट पे करके प्ले करती आ रही है उसको पीछे करने की जरूरत है। उनको ये समझने की जरूरत है कि आर्थिक नीतियों जो उन्होंने गलत ली हैं उसको फिर से रिवर्स करें। ये 140 करोड़ देशवासियों के हित का सवाल है। हमें एक कंक्लूसिव ग्रोथ की तरफ बढ़ना है, जैसा कि हमारे अभी मित्र ने विदेश बताया नीति कि पर एक विदेश पृथ्वी, नीति पर सोनिया गांधी ने भी एस जयशंकर की तारीफ की है। एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य की बात अगर ये लोग देश के बाहर करते हैं तो हमें यही विदेश नीति पर क्या कहना है? भी विदेश रखना नीति, चाहिए। विदेश नीति, आप देखिए कि G20 आर्थिक डिवाइड जिस तरीके से बढ़ता जा रहा है, कुछ चुनिंदा जो कमियां आर्थिक गिनाने का तो घराना और है, भी बहुत वो मौके मजबूत आएंगे। बनता आता जा हूं रहा है। आपके पास, आता हूं डॉक्टर अनीत। शिव कुमार मिश्रा जी, कुशल कूटनीति कहा जाएगा, इमरान खान से लेकर ग्लोबल टाइम तक इंडियन डिप्लोमेसी को सराहा चुके हैं। किस तरीके से इस माहौल को देखा जाए, इस वक्त को देखा जाए? आज जो प्रधानमंत्री के माध्यम से G20 का जो हमें मेज़बानी मिली है उसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद देना चाहिए। और जो मेज़बानी करने का भारत को मौका मिलेगा उससे भारत की एक नई पहचान कायम होगी। चूंकि इस समय बड़े बड़े जो देश हैं, चीन है, रूस, अपनी अपनी प्रभुत्व जमाने के चक्कर में, और ऐसे में जब भारत में वो आयोजन होगा तो भारत की एक साख निकल के आएगी। और जो विश्व में इस समय चल रहा है आर्थिक संकट, खाद्यान्न का संकट, पर्यावरण, सब असंतुलन हो चुका है। प्रधानमंत्री मोदी जी इस पर लगातार निगाह बनाए हुए हैं। लेकिन जो आज भारत को सौगात मिली अगले वर्ष कार्यक्रम की, उसकी सराहना करनी चाहिए। और इस समय विरोध करने की ज़रूरत नहीं है। जब भारत कोई नया आयाम गढ़ता है तो उससे पूरे देश की, पूरे विश्व में एक पहचान कायम होती है और लगातार ये पहचान बरकरार बनी रहे। इसी को लेकर सोनिया गांधी जी ने तारीफ की है जयशंकर प्रसाद की। कहा है कि एक सफल कूटनीति से हम विदेश नीति की ओर बढ़ रहे हैं। ऐसे में देश आगे बढ़ेगा। देश के अंदर के मामले वो चलते रहेंगे, लेकिन विश्व पटल पर अगर देश का नाम रोशन होता है तो पूरे देश को गौरवान्वित करता है और गर्व का विषय महसूस होता है। पूरा देश आज खुशी का माहौल में, खुशी के माहौल में, और खुश है कि प्रधानमंत्री के माध्यम से देश को एक बड़ी सौगात मिली है। और चीन, रूस, अमेरिका समेत जो सभी देश ही G20 के सदस्य हैं, वो सब जब आएंगे तो एक बड़ा मौका मिलेगा। और प्रधानमंत्री रविंद्र सचदेव, 2020 के बाद मोदी और शी जिनपिंग की ये मुलाकात भी थी, कुछ वर्ड्स भी एक्सचेंज हुए। शी जिनपिंग ने भारत के प्रधानमंत्री की तरफ कदम बढ़ाए, खुद पीएम मोदी उठे, वहां पर हैंडशेक किया, कुछ वर्ड्स एक्सचेंज किए। क्या वर्ड्स रहे होंगे और क्या अब वक्त आ गया है कि चीन के साथ भी रिलेशन ठीक हो, डिप्लोमेसी हो, द्विपक्षीय वार्ता हो, बातचीत हो, बॉर्डर्स पर सब चीजें संतुलित हो? थैंक यू भूपेश जी। क्या बातचीत करी होगी उन्होंने, एक दो शब्द, उसके कोई मायने नहीं है ऑनेस्टली, वो तो फॉर्मेलिटी है। बट यस, आप जो बात करें कि क्या वक्त आ गया है दोनों देशों के रिश्तों को इम्प्रूव होने का, मैं तो कहूंगा डेफिनेटली कभी भी वो वक्त है और आना चाहिए। राइट नाउ स्टेपिंग बैक, 2 पॉइंट मैं कहूंगा जो मुझे ओवरऑल लगता है। देखिए, अभी आप कह रहे थे हमारी जो टैगलाइन है, प्राइम मिनिस्टर कहते हैं ये युग युद्ध का नहीं है। बाय द वे दुनिया भर में कवर हो रहा है अच्छे से ये। मेरे विचार से ये टैगलाइन अधूरी है। ये युग युद्ध का नहीं है तो ये युग है किस चीज का? भारत को ये लीडरशिप दे। ये युग है जियो और जीने दो का। मैं पिछले 5 साल से अभियान कर रहा हूं, कई बार ये बात हमने कही है। ये युग है जियो जीने दो का, इंसान का आपस में, और इंसान का मदर नेचर के साथ भी। वुहान ने भी सिखा दिया, या वायरस ने, कि मदर नेचर और क्लाइमेट, मदर नेचर को जीने दो, नहीं तो माँ हमें नहीं जीने देगी। ये युग है को एग्जिस्ट करने का, जियो और जीने दो का। तो मेरे विचार से अगर इस टैगलाइन में ये 4 शब्द तो सोने पे सुहागा होता, वो हमारा विचार है। दूसरी बात आई विल से, ये जो हम कहते हैं वासुदेव, अमेजिंग, यस, दुनिया भर में हर पटल में 20 साल से वर्ल्ड इज वन फैमिली, पर मेरे विचार से ये एक इनइफेक्टिव फ्रेज है। फैमिलीज के अंदर, परिवारों के अंदर माँ बाप, बेटे, भाई जेल में डाल के गला काटते हैं, हिस्ट्री गवा रही है कि नहीं रही है? ये दुनिया जियो और जीने दो। आप भी जियो, मैं भी जी रहा हूं। मुझे अगर आप नहीं जीते यस,
तो मैं वो करूंगा जो जापान में करा, मानो चाइना हमें नहीं जीतने देगा, राइट? तो हम कुछ तो करेगा ना, इंसान कुछ तो करेगा अपनी जिंदगी के लिए। तो आई हैव टू बिग ऑन फॉरेन पॉलिसी। एक ये वासुदेव कुटुंबकम मैं पिछले 5 साल से बोलता हूँ, लिखता हूँ, इसको हटाओ, ये इनइफेक्टिव मैसेज है। आप कम्युनिकेशन के लोग हैं, हम सब दुनिया एक फैमिली, हाँ मान लिया, आगे क्या? वर्सेस अगर आप कहो जियो और जीने दो, ये एक मैसेज है जो कि एक्शन दिखाता है। एंड सेकेंडली ये युग का तो किस चीज का युग है, ये ऐड कर दीजिए, ये युग है जियो और जीने दो। ये युद्ध का दौर नहीं है संजय भाई। इससे क्या संदेश प्रधानमंत्री देना चाहते हैं? और G20 सिर्फ अब G20 नहीं, पूरी दुनिया के लिए प्लानिंग होगी, उन देशों के लिए प्लानिंग होगी जो पिछड़ गए हैं, खाना नहीं है, प्राकृतिक संसाधन नहीं है उनके पास, उनको भी साथ में लेकर जाया जाएगा, उनको भी सहारा दिया जाएगा, उनको भी हाथ दिया जाएगा आगे बढ़ने के लिए। देखिए कोहली साहब, जब पूरे जीडीपी का 85% हिस्सा इन 20 G20 देशों के पास है पूरे वर्ल्ड में, और व्यापार का 75% हिस्सा है, तो स्वाभाविक है कि G20 के पास जो निर्णय लिए जाएंगे वो उससे पूरा वर्ल्ड प्रभावित होगा। इस बात को समझने की जरूरत है कि जब ये कहा गया कि आज का युग युद्ध का युग नहीं है, इसका मूल कारण क्या है कि जो सामर्थ्यवान देश हैं, जो समृद्ध देश हैं, अब वो जमीन तलाश रहे हैं, अपने अड़ोस पड़ोस में लोगों को पैसे देकर उनसे जमीन ले रहे हैं, जो हाल श्रीलंका का करने की कोशिश की गई, पाकिस्तान का आपके बगल में उदाहरण है, पाकिस्तान को जो हाल किया गया, जो निरंतर जमीन की लड़ाई भारत से छेड़ी जाती रही, तो ये कहीं ना कहीं से चाइना को एक मैसेज था। आज रूस यूक्रेन का भी मूल कारण यही है। अमेरिका भी अपना प्रभुत्व दिखाना चाहता है, इसलिए कि चाहता है विश्व के कई देश हमारे संरक्षण में रहे। ये मूल लड़ाई जो है उसका कारण यही है, और इस मूल को खत्म करने के लिए नरेंद्र मोदी जी ने इस पंक्ति को बताया कि ये युद्ध का युग नहीं है। क्यों? वर्ल्ड ग्लोबली एक दूसरे से अटैच हो गया है। आज अगर किसी के पास तेल है तो हमारे पास खाद्यान्न है। अगर वो तेल से जीवन नहीं चला सकता और हम बगैर तेल के गाड़ी नहीं चला सकते, तो हम एक दूसरे पर इतने डिपेंडेंट हो चुके हैं। पूरा विश्व में आज हम इतने डिपेंडेंट हो चुके हैं, बहुत सारे देशों में आबादी नहीं है। हिंदुस्तान की आबादी जाती है, वहां के टेक्नोलॉजी, साइंस टेक्नोलॉजी, वहां के लेबर डिपार्टमेंट, श्रम विभाग सबको संभालती है, वहां काम कर रहे हैं, वहां लोग आगे बढ़ रहे हैं। अमेरिका उदाहरण है आपके पास, ब्रिटेन उदाहरण है आपके पास, यूएई उदाहरण है आपके पास। तो भारत एक मैन पावर को प्रोड्यूस करने वाला कंट्री है। और आपको आश्चर्य होगा जानकर इस बात का कि विश्व के अंदर 2/3 देशों में भारतीयों ने मैन पावर यहां से भेजने के क्रम में एक महारत हासिल की हुई है। भारतीयों ने हर जगह जाके टेक्निकल व्यवस्था, वहां की व्यवस्थाओं में अपनी भागीदारी निभाई है। और यही कारण है कि आज रूस के अंदर भी एमएलए एक भारतीय बने हैं। देश के अन्य हिस्सों में आज प्रधानमंत्री ब्रिटेन का आज भारतीय हैं। इसका यही मूल एक ये भी कारण है कि हर जगह भारत ने अपने प्रवेश दिखाई है, और भारत की एक बहुत बड़ी ऊर्जा है। शायद यही कारण है कि जब ये डिस्कशन चल रहा था तो 3000 वीजा के लिए शायद तैयार हुआ। क्यों? भारतीय की जरूरत, भारतीय सॉफ्टवेयर की जरूरत, भारतीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जरूरत विश्व के सभी देशों को इस डिजिटाइजेशन युग में है। और यही भारत के लिए एक गौरवान्वित होने वाला विषय है। ये भारत के लिए कांटों भरा ताज भी है, लेकिन कहीं ना कहीं भारत की जय जयकार कराने के लिए एक अच्छा मौका भी है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उतनी कुव्वत, उतनी ताकत डॉक्टर अनीत सिंह कर पाएंगे? हमारे मित्र संजय जी जब ये कहते हैं कि वीजा लेने वालों की लाइन लगी हुई है, तब ये भूल जाते हैं। और मैं उनको याद दिला दूं कि पिछले 2-2.5 सालों में 8 लाख हाई नेट वर्थ ने देश छोड़ने के लिए अर्जी लगा रखी है। ये कितनी शर्म की बात है। इसमें पीठ थपथपाने की बात नहीं है। हम अपने लोगों को, आप अपने स्टेटमेंट को परिवर्तन करें। हम देश छोड़ने की बात नहीं करें। यहाँ के देश के लोग 8 लाख, अगर आपके शब्दों को लें तो 8 लाख यहाँ के लोग विश्व की संस्थाओं को चलाने के लिए भारत से गए। ये भारत की बहुत बड़ी टेक जीत है। यहाँ का जो एक टेक्निकल इंपावरमेंट है लोगों के अंदर, उसका लाभ पूरे विश्व को उठाना चाह रहा, पूरा विश्व उठा रहा है। और हमें इस बात पर गौरवान्वित होने की जरूरत है। वो छोड़ के नहीं गए हैं। वो समृद्ध भारत को और मजबूत बनाने के लिए विश्व में अपनी संस्कृति
अपने ज्ञान और विज्ञान को देने के लिए गए हैं। हमारे गौरवपूर्ण बात को आप उसके लिए तुच्छ बात बताकर इस गौरवान्वित बात को छोटा करने का प्रयास ना करें प्लीज। कोहली जी, मैं संजय जी इस तरीके से इंटरप्ट नहीं करते थे कभी। मैं आशा करूंगा कि अब मुझे बोलने देगा एटलीस्ट। संजय जी, मैं आपको बताऊं कि ये जो आप मैसेज क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, ये मैसेज और जो ग्राउंड रियलिटी है उसका बहुत बड़ा फर्क है। 8 लाख हाई नेट वर्थ इनकम के यहाँ के लोग अपना भविष्य यहाँ पे सुरक्षित नहीं समझ रहे हैं, इसलिए वो वीजा से अप्लाई करके बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरीका का इकोनॉमिक डिवाइड इस देश में हो रहा है, आप इसको डिनाई नहीं कर सकते। ये आप ही का डाटा है कि ऊपर के जो 10% है, दे आर एंजॉइंग 90% एसेट ऑफ इंडिया, और 90% जो लोग हैं वो एक डिप्राइव्ड लाइफ जी रहे हैं। 80 करोड़ लोगों को आपने हैंड टू माउथ बना दिया है, जो 5 किलो के राशन के लिए लाइन में लग जाते हैं। ये स्थिति है, ये हमारी जो रोजगार की स्थिति है। आप देखेंगे कि हर 6वें में एक इंसान बेरोजगार है, जो 25 साल से 40 साल की एज ग्रुप का है। हम अपनी युवाओं को एम्प्लॉयमेंट नहीं दे पा रहे हैं। पूरी दुनिया की जरूरतों पूरे करने का सामर्थ्य अगर दुनिया में किसी देश में है तो वो भारत है। यहाँ पे हमारे पास टेक्निकल एक्सपर्टाइज है, लोगों को प्रॉब्लम दूर करने के लिए स्किलफुल लोग हैं। लेकिन आज अफसोस की बात है कि जो इकोनॉमिक परिस्थितियां इस देश में बनी हुई हैं, वो सिर्फ कुछ चुनिंदा दोस्तों को फायदे देने की बात। ये 2-4 दोस्त हैं आपके, बस उन्हीं को फायदा पहुंचाते हैं। हमेशा आरोप लगाती है कांग्रेस, आज के दिन भी। कब तक पुराने इतिहासों को दोहराते रहोगे, पुरानी बातें कहते रहोगे सर? मैं इस बात के लिए अपने देश का सामर्थ्य समझता हूं कि आज आपके देश के अंदर आप ये समझ लें कि फ्लाइट के अंदर आप पता कर लीजिए कि फ्लाइट के अंदर पैसेंजर मिडिल क्लास फैमिली, लोअर मिडिल क्लास फैमिली कम से कम 200% बढ़े हैं। राजधानी थर्ड एसी, फर्स्ट एसी में चढ़ने वालों की भीड़ बढ़ी है। अगर आपके हिसाब से मैं सोचूं तो ये सभी जो बोगियां हैं, ये थर्ड एसी, फर्स्ट एसी फ्लाइट, ये सब कन्वर्ट होकर जनरल बोगी में हो जानी चाहिए। नहीं, ये आप लोग कांग्रेस के लोग देश का एक अलग नक्शा विश्व के सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं। आपका देश समृद्धि की ओर जा रहा है, आपका देश सुख तलाशने की ओर जा रहा है, आपका देश ज्ञान और विज्ञान की ओर जा रहा है। और हम, भगवान बुद्ध भी उस जमाने में पूरे विश्व में गए और शांति का संदेश दिया, हर जगह उनकी पूजा हो रही है। आज भारतीय, जैसे पहले भारत में आके लोग पढ़ते थे, आज भारत के लोग अपने ज्ञान के साथ विदेशों में जाते हैं। रविंद्र सचदेव, भारत का झंडा गाड़ते हैं। आता हूं संजय जी। रविंद्र सचदेव, आपके पास आऊंगा। भारत चीन समेत अमेरिका को भी आंख दिखाने की कुव्वत रखता है। अमेरिका को भी जो बाइडेन के कंधे पर हाथ रख लेते हैं प्रधानमंत्री मोदी, शी जिनपिंग से एक हाथ मिलाते हैं, दूसरा हाथ उसके कंधे पे भी रख लेते हैं। व्लादिमीर पुतिन को भी कह देते हैं ये युद्ध का दौर नहीं है, कड़ी नसीहत के तौर पर उसको लिया जाता है। क्या लगता है आपको, G20 पूरी दुनिया को बदलने चला है, अब एक नए रोल के रूप में भारत इसको इस्तेमाल करेगा, कितना सफल होने के चांसेस? डेफिनेटली यस। भारत इसको बहुत अच्छे से, जो वर्ड हम इस्तेमाल करें कि इस्तेमाल करेगा या कहिए कंट्रीब्यूट करेगा, राइट, हम अपना कंट्रीब्यूशन देंगे। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है क्रिएटिव लीडरशिप देने की, सॉल्यूशंस देने की। देखिए G20 में अलग अलग वर्टिकल्स होते हैं, पावर्टी को लेके, एनर्जी को लेके, फूड सिक्योरिटी को लेकर के, ये जो सारे मुद्दे अभी आ रहे हैं, इन इक्वालिटी। बाय द वे, इंडिया के बात आप छोड़िए, पूरी दुनिया में ये ट्रेंड है, अमीर लोग बहुत ज्यादा अमीर होते जा रहे हैं, मिडिल और लोअर कम होते जा रहे हैं, मतलब कम गरीब होते जा रहे हैं। ये दुनिया भर में ट्रेंड चल रहा है और इस ट्रेंड को काउंटर करना है ओवरऑल एस्पेक्ट से। तो भारत के पास अपॉर्चुनिटी है, जरूरत है इन सब चीजों में क्रिएटिव लीडरशिप देने की, एग्रेसिव लीडरशिप देने की, और डिसाइसिव, जैसे मोदी जी ने कहा कि हम सोच तो लिया बट हम उसका कुछ आउटकम्स निकालें। तो भारत के पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जरूरत है दुनिया सद्बुद्धि की, बैलेंस की, ठीक है ना, विचार को जोड़ने की। वही बात आ गई, जियो और जीने दो में मिलके कोएग्जिस्ट करके चलने की, एडजस्ट करने की। अब जहां तक बात है कि भारत चीन को भी आंख दिखाता है, अमेरिका को भी दिखाता है, वो हम कुछ दिखाते, पर ऐसी बात की नहीं है। अमेरिका के प्रेशर में डिसीजंस कैंसिल करे। हमने 6 महीने पहले रशिया से 3 बड़ी प्लेन्स की, टैक्स की और हेलीकॉप्टर्स की डील्स को कैंसिल करा है। पर ठीक है, हमें देखना है ना नेट बेनिफिट।
जहां तक बात रही चाइना को काटना है दुनिया भर के सप्लाई चेन से, अमेरिका का ट्रेड चाइना से पिछले 1 साल में बढ़ गया। हमारा भी ट्रेड बाय द वे पिछले 9 महीने कंपेयर टू लास्ट 9 मंथ्स 15% बढ़ा है चाइना से। तो सप्लाई चेन चाइना से काटना मुश्किल है, प्रयास है, पर कोशिश करना है। ओके, तो ये बड़े टफ इश्यूज हैं, बट यस इनमें एक दृढ़ संकल्प से आप चैलेंजेस बहुत हैं, कांटों भरा ताज है, लेकिन कहीं ना कहीं दुनिया में भारत अपनी धाक जमाने के लिए इस मौके को अच्छे से भुनाएगा और पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं भारत की जय जयकार भी होगी। संजय सिंह भारतीय जनता पार्टी से बहुत शुक्रिया, डॉक्टर अनीत सिंह कांग्रेस से बहुत शुक्रिया, रविंद्र सचदेव एक्सपर्ट कमेंट्स के लिए आपका बहुत शुक्रिया, शिव कुमार मिश्रा जी पॉलिटिकल एक्सपर्ट के तौर पे आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और फिलहाल बड़ी बहस में अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप चलते रहिए सहारा न्यूज़ नेटवर्क के साथ। इजाजत।